नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास विषय में हमने मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ा। उसके बाद में गुज्जर प्रतिहार वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज की क्लास में हम चौहान वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। चौहान वंश। तो चौहान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में कुछ प्रमुख जो बातें हैं, तथ्य हैं, उनको जानना चाहिए। चौहान वंश के बारे में जो कुछ प्रमुख स्रोत हैं वो हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो उत्पत्ति के मत, उत्पत्ति के प्रमुख मत, जिसमें सबसे पहले आता है आपका अग्निकुल सिद्धांत। अग्निकुल भी कह सकते हैं या अग्निकुंड भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया चंद्रबरदाई ने। और इनकी जो रचना थी उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। उसमें इन्होंने अग्निकुल या अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कौन? चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र भी हुआ करते थे। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो पूरी नहीं लिखी थी, इनके पुत्र जलहन ने पूरी की थी। फिर तो अग्निकुल सिद्धांत दिया चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। जो सबसे पहला जो प्रमुख मत आता है वो अग्निकुल सिद्धांत आता है। किसने दिया? चंद्रबरदाई ने। किस रचना में? पृथ्वीराज रासो में इस बात का उल्लेख मिलता है। इस अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में कि आबू पर्वत पर, किस पर्वत पर? आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ यज्ञ करते थे। गुरु वशिष्ठ क्या करते थे? यज्ञ किया करते थे। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ को जो राक्षस लोग होते थे वो उसमें व्यवधान डालते थे, बार बार बाधा डालते थे और उसको अपवित्र कर देते थे। तो इन्होंने तपस्या करते हुए गुरु वशिष्ठ ने कुछ प्रमुख जो योद्धा हैं उनकी उत्पत्ति की अग्नि के माध्यम से। कौन कौन से? प्रतिहार, उसके बाद में परमार, उसके बाद में चालुक्य और उसके बाद में चौहान। यानी कहने का मतलब ऐसा कहा जाता है अग्निकुल सिद्धांत में कि क्रमबद्ध रूप से इनकी उत्पत्ति हुई। प्रतिहार, परमार, चालुक्य। जब इनसे भी कहने का मतलब ये यज्ञ को पवित्र करने वाले जो राक्षस थे वो वश में नहीं आए तो गुरु वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से एक बलिष्ठ योद्धा उत्पन्न किया और वो कहलाया क्या? चौहान। ऐसा माना जाता है किस सिद्धांत में? अग्निकुल या अग्निकुंड सिद्धांत में। तो ध्यान रखेंगे चंद्रबरदाई के द्वारा दिया गया था। इस अग्निकुल सिद्धांत के जो समर्थक हैं, कौन कौन इसका समर्थन करता है? तो समर्थन किया एक तो मोहनोत नैन्सी ने। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण ने। इन्होंने भी इस बात का क्या किया है? समर्थन किया है अग्निकुल सिद्धांत का। और इसके अलावा भाटों, चारणों की जो ख्यात और वंशावलियां हैं, कि ख्यातों और वंशावलियों में भाटों और चारणों की ख्यातों और वंशावलियों में चौहानों को क्या माना गया है? अग्निवंशीय। क्या माना गया है? अग्निवंशीय माना गया है। तो ये आपको प्रमुख सिद्धांत ध्यान में रखना है दोस्तों। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप। उसके बाद में आगे जो सिद्धांत अगला आता है वो नंबर 2 पर आता है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण।
यानी उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से मानी गई है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, इसका जो हमें उदाहरण मिलता है वो मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का, सोमेश्वर चौहान के समय का है। कब का है? 1170 ईस्वी का। किसके समय का है? सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान के समय का। तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से चौहानों की उत्पत्ति मानने वाला जो प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख जो स्रोत है, वो कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। कब का है? 1170 ईस्वी का। और ये किस शासक के समय का है? सोमेश्वर चौहान के समय का। और इसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा, कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को क्या मानते हैं? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं। तो ये मत भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में आगे उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जो प्रमुख तथ्य आ रहे हैं, उसमें चौहानों को सूर्यवंशी, सूर्यवंशी किसने माना? तो सूर्यवंशी आप कह सकते हैं बेदला अभिलेख, बेदला अभिलेख। ये बेदला अभिलेख है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय का। बेदला अभिलेख किसके समय का है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय का। तो बेदला अभिलेख में चौहानों को क्या माना गया है? सूर्यवंशी माना गया है। और इसके अलावा सूर्यवंशी और कौन कौन मानते हैं? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनको मानते हैं सूर्यवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय माना। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय, जो जयानक ने लिखी, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के अलावा हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूर्य ने लिखा था। और इसके अलावा सुरजन चरित्र चंद्रशेखर ने लिखा। इन एक हर्षनाथ, इसके अलावा एक और बता सकते हैं आप, हर्षनाथ अभिलेख। तो ये सारे के सारे जो स्रोत हैं वो सब के सब क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं किसको? चौहानों को। तो ध्यान रख लेंगे, सूर्यवंशी बेदला अभिलेख में पृथ्वीराज चौहान के समय का है, वो भी चौहानों को क्या मानता है? सूर्यवंशी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वो चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं, सही बात है। पृथ्वीराज विजय जो जयानक ने लिखी, उसमें हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूर्य ने लिखा, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर का लिखा हुआ है, और हर्षनाथ अभिलेख, इन सभी में चौहानों को क्या माना गया है? सूर्यवंशी माना गया है। और हर्षनाथ अभिलेख में तो सूर्यवंशी चौहानों की जो राजधानी है उसको अनंतपुर को माना है। किसको माना है? अनंतपुर। और ये अनंतपुर कहाँ? सीकर। तो ये भी ध्यान रख लेंगे, किस अभिलेख में? हर्षनाथ अभिलेख में। उसके बाद में आगे आता है चंद्रवंशी। चौहानों को चंद्रवंशी जो मानता है वो प्रमुख रूप से आप ध्यान रख लेंगे हास्य का अभिलेख, हास्य का अभिलेख 1177 ईस्वी का है। और अचलेश्वर मंदिर अभिलेख, इनमें क्या माना गया है? चौहानों को चंद्रवंशी माना गया है। तो ये भी
दोनों बातें ध्यान रखेंगे। हास्य का अभिलेख 1177 ईस्वी का और अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख, इसमें चौहानों को क्या माना गया है, चंद्रवंशी माना गया है। उसके बाद में कुछ अन्य जो बातें हैं उसके अनुसार, जैसे कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के जनक। इसके अलावा डॉक्टर स्मिथ और इसके अलावा विलियम क्रुक, ये तीनों जो इतिहासकार हैं ये चौहानों को क्या मानते हैं, विदेशी। चौहानों को क्या माना है, विदेशी माना है, कि चौहान क्या थे, विदेशी थे। उसके बाद में एक और इतिहासकार है D.R. भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर। इन्होंने चौहानों को खज जाति, चौहान के अलावा इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो किया है चहमानों को, चाहमान को खज जाति से, किस जाति से, खज जाति से संबंधित माना है, कि खज जाति से इनकी क्या हुई है, उत्पत्ति। ठीक है, चामान, और चामान से फिर किसकी उत्पत्ति हुई है, चौहान की। चामान शब्द का ही परिष्कृत रूप है क्या, चौहान। चामान शब्द के अलग अलग, जैसे चा का अर्थ होता है चाप, है का अर्थ होता है हरि, माँ का अर्थ होता है मान, और न का अर्थ होता है नीतिवान। एक तरह से चामान या चौहान शब्द का जो अर्थ होगा वो कहा जा सकता है भागवत धर्म का पालन करने वाला। इसका अर्थ क्या होता है, भागवत धर्म का पालन करने वाला, पालन करने वाला, अतिथि का सत्कार, अतिथि आदर करने वाला, और इसके अलावा धनुर्विद्या में निपुण, धनुर्विद्या में क्या है, निपुण। ये इसके आप अर्थ बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर भंडारकर चामान को खज जाति से संबंधित करते हैं, और चामान शब्द से ही फिर कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई, चौहान की। चामान के अलग अलग जो शब्द हैं उनके अलग अलग अर्थ मैंने बताए हैं, जिनका अर्थ आप मान सकते हैं भागवत धर्म का पालन करने वाला, अतिथि का आदर करने वाला, और धनुर्विद्या में निपुण। और चौहानों की जो कुल देवी, चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता, कौन थी, शाकंभरी माता। ये लीजिए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए, आसानी से आप प्रत्येक चीज को बारीकी से समझ सकते हैं। हम चौहान वंश की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हमें जानना चाहिए। उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले जो मत आता है वो अग्निकुल यानी अग्निकुंड सिद्धांत आता है, जो पृथ्वीराज रासो में दिया चंद्रबरदाई ने। इनके अनुसार आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ यज्ञ किया करते थे, और उस यज्ञ को बार बार राक्षस लोग अपवित्र कर दिया करते थे। तो उन्होंने अपनी अग्नि से प्रतिहार परमार चालू के जो शासक थे वो उत्पन्न किए, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जो राक्षस वगैरह थे उनके ऊपर इन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पा सके। कौन, गुरु वशिष्ठ। अंत में इन्होंने अग्नि से फिर एक महान बलशाली योद्धा पैदा किया, और वो कहलाया क्या, चौहान। इस बात का समर्थन करते हैं अग्निकुंड सिद्धांत का मूणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण की ये बात सही है। इसके अलावा भाटों चारणों की जो ख्यात और वंशावलियां हैं उनमें भी चौहानों को अग्निवंशीय माना गया है। वत्स गोत्रीय जो ब्राह्मण है, ये सिद्धांत बिजोलिया शिलालेख में हमें प्राप्त होता है 1170 ईस्वी का, जो सोमेश्वर चौहान के समय का है। इसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं कि चौहान क्या थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। सूर्यवंशी मानने वाला जो स्रोत है वो बेदला अभिलेख पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय का है। इसमें
चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, हर्षनाथ अभिलेख, इन सभी में चौहानों को क्या माना गया है? सूर्यवंशी माना गया है। और हर्षनाथ जो अभिलेख था उसके अनुसार चौहानों की राजधानी क्या थी? अनंतपुर सीकर। चंद्रवंशी, चौहानों को चंद्रवंशी मानने के जो स्रोत हैं, हाँसी का अभिलेख ये 1177 ईस्वी का है, और अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख, इसमें चौहानों को क्या माना गया है? चंद्रवंशी माना गया है। और इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर स्मिथ और विलियम क्रुक ने चौहानों को क्या माना है? विदेशी माना है। और डॉक्टर भंडारकर ने चहमान को खच जाति से संबंधित किया है और अलग अलग शब्द के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। ठीक है। भागवत धर्म का पालन करने वाला, अतिथि का सत्कार करने वाला, धनुर्विद्या में निपुण, और जो कोई है तो क्या है? चहमान। इसी का परिष्कृत रूप क्या हुआ? चौहान। चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता। उसके बाद में आगे हम क्रमबद्ध रूप से चौहानों के जो शासक हुए हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। सबसे पहले आते हैं वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, इनके बारे में सबसे जो पहली बात आती है वो ये आती है कि 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में सांबर जिसको सपाद लक्स के नाम से जाना गया है, सांबर सपाद लक्स में चौहान वंश की इसने क्या रखी? नींव रखी। मोस्ट बात है 551 ईस्वी में सांबर जिसको सपाद लक्स के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, उसमें चौहान वंश की स्थापना, नींव रखने का कार्य किसने किया? वासुदेव चौहान ने। इस बात की जो जानकारी है, इस बात की जो जानकारी हमें मिलती है वो बिजोलिया शिलालेख, जानकारी हमें क्या किससे मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। और एक हमें राजशेखर के प्रबंध कोश, हमने गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ा था, उसमें आया था राजशेखर जो महेंद्रपाल प्रथम नामक राजा हुए थे उनके दरबारी, उसके बाद में महिपाल प्रथम के दरबार में भी रहे। तो राजशेखर की जो रचना है प्रबंध कोश, इनके अनुसार ये दोनों ये मानती हैं कि चौहानों का जो मूल स्थान था, चौहानों का मूल स्थान, चौहानों का मूल स्थान ये सांबर था। क्या था? सांबर, या कह सकते हैं सपाद लक्स। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? अहिछत्रपुर, आजकल नागौर, अहिछत्रपुर इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो चौहानों का मूल स्थान, ये सारी की सारी बातें इन ग्रंथों के माध्यम से हमारे सामने आती हैं कि 551 ईस्वी में सांबर सपाद लक्स में चौहान राज्य की स्थापना की वासुदेव चौहान ने। इस बात की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख और राजशेखर के प्रबंध कोश में मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि चौहानों का मूल स्थान सांबर या सपाद लक्स हुआ करता था, जिसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। ठीक है। तो हम वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक, इसके अलावा आदि पुरुष या कह सकते हैं मूल पुरुष कौन हुआ? वासुदेव चौहान हुआ। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में आगे जो बात आती है वो ये आती है कि वासुदेव चौहान ने सांबर में, कहाँ पर? सांबर में शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। शाकंभरी माता का क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। सांबर में इन्होंने शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। किसने? वासुदेव
चौहान ने। उसके बाद में आगे जो बात आती है, इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का क्या करवाया? निर्माण। कालांतर में फिर इस सांबर झील पर जयपुर और जोधपुर जो रियासतें होती थी उनका साझा अधिकार हुआ करता था। तो सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये बातें आपको इनके बारे में ध्यान में रखनी होंगी और कोई विशेष बातें नहीं है। उसके बाद में वासुदेव चौहान के बाद में आगे जो शासक होंगे उनका नाम है, अगले जो शासक होंगे उनका नाम है सामंत। सामंत के बारे में जानकारी मिलती है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण में पैदा हुआ। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ सामंत। और कोई जानकारी नहीं मिलती है। प्रारंभिक शासकों को हम देखेंगे क्योंकि आजकल इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न आते हैं दोस्तों, और क्रम पूछ लिया जाता है कि निम्न शासकों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसलिए आपको इन शासकों के बारे में जानना जरूरी है। सामंत के बाद में अगला जो शासक हुआ वो हुआ जयराज। जयराज के बाद में अगला जो शासक हुआ उसका नाम है विग्रहराज प्रथम। विग्रहराज प्रथम। विग्रहराज प्रथम। विग्रहराज प्रथम के बाद में जो शासक होंगे, अगले जो शासक होंगे उनका नाम होगा चंद्रराज। चंद्रराज प्रथम। उसके बाद में अगले जो शासक होंगे वो होंगे गोपेंद्र राज। गोपेंद्र राज। उसके बाद में आगे जो शासक होगा वो होगा दुर्लभ राज। इनके बारे में कुछ हमें इतिहास में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? दुर्लभ राज प्रथम के बारे में हमें इनके कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अभी हमने गुर्जर प्रतिहार वंश पिछली कक्षा में पढ़ा, तो उसमें आया था एक प्रतिहार राजा, प्रतिहार शासक वत्सराज। क्या नाम था? वत्सराज। वत्सराज का क्या था? ये सामंत था। तो चौहान शासक दुर्लभ राज प्रथम, प्रतिहार शासक वत्सराज का क्या था? सामंत था। इस बात की जानकारी हमें पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में मिलती है। और अपने स्वामी की तरफ से यानी वत्सराज की तरफ से दुर्लभ राज था, ये मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल के खिलाफ लड़ा। बंगाल का जो शासक था पाल वंश का धर्मपाल, उसके खिलाफ लड़ा और उसमें मुंगेर के युद्ध में विजय हुई। किसकी? वत्सराज की। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जब दुर्लभ राज का शासन था तो चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। चौहानों पर क्या हुआ? प्रथम मुस्लिम आक्रमण। प्रथम मुस्लिम आक्रमण चौहानों के ऊपर किसके काल में हुआ? तो दुर्लभ राज प्रथम के काल में हुआ था। उसके बाद में दुर्लभ राज प्रथम के बाद में आगे जो शासक आएंगे उनका नाम है गुहक प्रथम। गुहक प्रथम। और गुहक प्रथम के बारे में हमें इतिहास में जानकारी मिलती है कि ये नागभट्ट द्वितीय का प्रतिहार था। नागभट्ट द्वितीय, प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय का सामंत था कौन? गुहक प्रथम। और हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने विजय प्राप्त की थी, कन्नौज विजय। कौन सी? कन्नौज विजय। कन्नौज विजय प्राप्त की। तो कन्नौज विजय प्राप्त करने के पश्चात इस उपलक्ष्य में गुहक प्रथम को नागभट्ट द्वितीय ने, किसने? नागभट्ट द्वितीय ने वीर की उपाधि दी थी।
किसकी उपाधि दी? वीर की उपाधि दी थी। तो नागपटद्वितीय ने वीर की उपाधि दी अपने सामंत किसको? गुहक प्रथम को। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी। गुहक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया, शुरू करवाया इन्होंने। ये सीकर में है हर्षनाथ मंदिर। इसका निर्माण किस चौहान शासक के काल में शुरू हुआ? गुहक प्रथम के शासन काल में शुरू हुआ। और इस हर्षनाथ मंदिर में जो एक अभिलेख मिला प्राप्त होता है, यहाँ से हमें वासुदेव चौहान से लेकर सिंहराज तक जो शासक हुए हैं उनका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे गुहक प्रथम का। यही बातें हैं। नागभट्ट द्वितीय जो प्रतिहार शासक था उसका सामंत था, और जब नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज विजय प्राप्त की थी, चक्रायुध को हराया था, तो उसके पश्चात अपने सामंत गुहक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। और गुहक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। और इस हर्षनाथ मंदिर में जो अभिलेख है उससे हमें जो जानकारी मिलती है वो वासुदेव चौहान से लेकर सिंहराज तक जो चौहान शासक हुए हैं उनके बारे में उपलब्धियां या उल्लेख पता चलता है। गुहक प्रथम के बाद में आगे जो शासक होंगे वो होंगे चंद्रराज द्वितीय। कोई जानकारी नहीं, कोई इनके ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते हैं। चंद्रराज द्वितीय के बाद में गुहक द्वितीय कौन बनेंगे? गुहक द्वितीय शासक बनेंगे। और गुहक द्वितीय के बारे में ये जानकारी प्राप्त होती है कि अपनी शक्ति, अपनी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने अपनी बहन का नाम मिलता है कलावती। क्या मिलता है? कलावती। कलावती का जो विवाह है कन्नौज के राजा, कन्नौज के शासक भोजराज के साथ कर दिया। यही जानकारी मिलती है और कोई तथ्य नहीं मिलता है कि अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी बहन कलावती का विवाह इन्होंने कन्नौज के राजा भोजराज के साथ कर दिया था। गुहक द्वितीय के बाद में अगले जो शासक बनेंगे उनका नाम है चंदनराज। क्या नाम है? चंदनराज। और चंदनराज के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि इन्होंने दिल्ली के तोमर शासक को हराया। किसको हराया? तोमर शासक को हराया। दिल्ली का जो तोमर शासक था उसको हराया। और चंदनराज की पत्नी का नाम था रुद्राणी, जो आत्मप्रभा के नाम से भी जानी जाती हैं। ये यौगिक क्रियाओं में निपुण थी। यौगिक क्रियाओं में क्या थी? निपुण। कहने का मतलब भगवान में विश्वास रखने वाली महिला थी। चंदनराज की पत्नी, जिनका नाम इतिहास में मिलता है रुद्राणी, आत्मप्रभा के नाम से जानी जाती हैं, यौगिक क्रियाओं में निपुण थी। और पुष्कर में, ये रुद्राणी पुष्कर में अपने इष्ट देव महादेव के सामने, महादेव के समक्ष या सम्मुख प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। यानी चंदनराज की पत्नी रुद्राणी आत्मप्रभा यौगिक क्रियाओं में निपुण होने के कारण अपने इष्ट देव पुष्कर में अपने इष्ट देव महादेव के सम्मुख प्रतिदिन कितने दीपक जलाती थी? 1000 दीपक जलाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि 1000 दीपक जलाने में कितना वक्त लगता होगा।
इनका काम सारे दिन यही था कि ये भगवान की आराधना करती थी। इसका मतलब यौगिक क्रियाओं में क्या थी, ये पूर्णतः जुड़ी हुई थी, इनका ध्यान यौगिक क्रियाओं में ही था। उसके बाद में आगे जो शासक बनेंगे वो बनेंगे चंदन राज के बाद में वाकपति। वाकपति राज प्रथम, कोई जानकारी नहीं। विंध्यराज, विंध्यराज के बारे में कोई हमें ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते हैं। वाकपति राज प्रथम के बाद में विंध्यराज शासक बना। विंध्यराज के बाद में सिंहराज, कौन बनेंगे, सिंहराज। और सिंहराज के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण क्या करवाया, पूरा करवाया। सीकर में जो हर्षनाथ मंदिर है उसका निर्माण किस चौहान शासक ने पूरा करवाया था, तो सिंहराज ने। ठीक है, यहाँ तक की जानकारी हमें हर्षनाथ मंदिर से जो स्रोत पैदा हुई, जो स्रोत प्राप्त हुए हैं उनसे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सिंहराज के बाद में अगले जो शासक बनेंगे वो बनेंगे विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय। और विग्रहराज द्वितीय के बारे में हमें इतिहास में कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। क्या जानकारी प्राप्त होती है विग्रहराज द्वितीय के बारे में? चौहानों के जो प्रारंभिक शासक थे, प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली, प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली शासक या प्रतापी शासक, प्रतापी शासक। प्रथम प्रतापी शासक डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं चौहानों के प्रारंभिक शासकों में विग्रहराज द्वितीय को। तो आपको ध्यान में रखना होगा, चौहानों के प्रारंभिक जो शासक हुए उनमें पहला प्रतापी राजा कौन हुआ? विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, शक्तिशाली राजा के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने चालुक्य मूलराज प्रथम को हराया, मूलराज प्रथम को हराया। और अपने इस विजय के उपलक्ष्य में ये जो इन्होंने जीत हासिल की, चालुक्य मूलराज प्रथम को हराकर, विजय के उपलक्ष्य में भरगुकच्छ में आशापुरी देवी का मंदिर बनवाया। आशापुरी देवी का मंदिर बनवाया किन्होंने? विग्रहराज द्वितीय ने। तो ये जानकारियां आपको विग्रहराज द्वितीय के बारे में, जो प्रारंभिक चौहान शासक था, ध्यान में रखनी होगी। विग्रहराज द्वितीय के बाद में अगले जो शासक बनेंगे वो बनेंगे दुर्लभराज द्वितीय। दुर्लभराज द्वितीय के बाद में बनेंगे गोविंद तृतीय। इनके बारे में ये मिलती है जानकारी कि इनके पास में एक उपाधि थी, वेरी धरट की उपाधि थी। पृथ्वीराज विजय में इस बात की जानकारी मिलती है कि गोविंद तृतीय नामक चौहान शासक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेरी धरट की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में आगे जो शासक होंगे वो होंगे वाकपति राज द्वितीय। और वाकपति राज द्वितीय के बारे में हमें इतिहास में जो जानकारी मिलती है वो ये जानकारी मिलती है कि वाकपति राज द्वितीय ने मेवाड़ के अंबा प्रसाद को युद्ध में हराकर मार डाला। मेवाड़ के अंबा प्रसाद को क्या कर दिया? युद्ध में मार दिया। किसने? वाकपति राज द्वितीय ने मेवाड़ के अंबा प्रसाद को युद्ध में मार दिया। और वाकपति राज के बारे में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये मिलती है कि इनके काल में इनके पुत्र लक्ष्मण चौहान ने
नाडोल शाखा, नाडोल शाखा प्रारंभ की। इनके काल में इन्हीं के पुत्र लक्ष्मण चौहान ने नाडोल शाखा की शुरुआत की थी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कौन से शासक के बारे में, वाकपति राज पर ये द्वितीय के बारे में। दो ही बातें हैं, मेवाड़ के अंबा प्रसाद को युद्ध में इन्होंने मार दिया और इनके शासनकाल में इनके पुत्र, क्या नाम था, लक्ष्मण चौहान, इन्होंने नाडोल शाखा प्रारंभ की, नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। वाकपति राज द्वितीय के बाद में अगले जो शासक होंगे उनका नाम है वीर्यराम। क्या नाम है, वीर्यराम। एक कमजोर शासक माने जाते हैं इतिहास में वीर्यराम, और इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इनके समय 1024 ईस्वी में, 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने चौहानों पर आक्रमण करके सांबर पर अधिकार कर लिया। किसके ऊपर अधिकार कर लिया, सांबर पर अधिकार। इनके समय जब इनका शासन, कमजोर शासक माने जाते हैं वीर्यराम, 1024 में जो गजनी के शासक थे महमूद गजनवी, इन्होंने चौहानों पर आक्रमण किया और सांबर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और वीर्यराम के बाद में अगले जो शासक होंगे उनका नाम है चामुंडराज। क्या नाम है, चामुंडराज। चामुंडराज ने क्या किया, सांबर पुनः प्राप्त कर लिया। चामुंडराज नामक जो प्रारंभिक चौहान शासक था, इन्होंने सांबर को पुनः प्राप्त कर लिया। और उसके बाद में अगले जो शासक होंगे चामुंडराज के बाद में दुर्लभराज तृतीय। इसके समय मलेच्छों का आक्रमण हुआ। मलेच्छों का क्या हुआ, आक्रमण। मलेच्छों का आक्रमण हुआ। और उसके बाद में दुर्लभराज तृतीय के बाद में आगे जो शासक आएंगे वो आएंगे विग्रहराज तृतीय। विग्रहराज तृतीय, इनके बारे में कोई बातें इतिहास में मिलती नहीं है। विसल की इनके पास में उपाधि थी, इनको विसल के नाम से जाना जाता था। और विग्रहराज तृतीय के जो उत्तराधिकारी होंगे वो होंगे पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम इनके क्या होंगे, उत्तराधिकारी होंगे। तो पृथ्वीराज प्रथम के बारे में जो प्रमुख बात है, ये लगभग 1105 ईस्वी की बात है। 1105 ईस्वी, 1105 ईस्वी। पृथ्वीराज प्रथम के बारे में जो जानकारी मिलती है कि इसने बगुली शाह के नेतृत्व में, बगुली शाह के नेतृत्व में जो तुर्क सेना थी उसको पराजित किया। तुर्क सेना को क्या किया, पराजित किया। पृथ्वीराज जो राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश, उसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि बगुली शाह नाम के एक तुर्क सेनापति के नेतृत्व में जो सेना आई थी, तुर्क सेना, उसको इसने क्या किया, पराजित किया। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया। 700 चालुक्यों को मौत की क्या कर दिया, घाट उतार दिया। कहने का मतलब मार दिया। 700 जो चालुक्य थे, ये 700 चालुक्य पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। और इनको फिर क्या किया,
पृथ्वीराज प्रथम ने क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो ये जानकारी हमें इतिहास में मिलती है किस शासक के बारे में, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। 1105 ईस्वी की जानकारी मिलती है। और ये पृथ्वीराज विजय में जानकारी मिलती है कि राजशेखर की जो रचना है प्रबंध कोश, उसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि बगुली शाह के नेतृत्व में जो तुर्क सेना थी उसको इसने पराजित किया और 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि ये पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया था, वासुदेव चौहान तक देख लिया था। वासुदेव चौहान के बाद में सामंत नाम के राजा हुए, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में पैदा हुए, जयराज शासक बने, विग्रहराज प्रथम बने, चंद्रराज प्रथम बने, गोपेंद्र राज बने। इनके बारे में कोई उल्लेखनीय जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। आगे दुर्लभ राज प्रथम शासक बना, इनके बारे में जानकारी ये मिलती है कि प्रतिहार राजा जो वत्सराज था उसके सामंत हुआ करते थे और अपने स्वामी की तरफ से मुंगेर के युद्ध में बंगाल के धर्मपाल के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और मुंगेर के युद्ध में वत्सराज को जीत दिलाई थी। और चौहानों पर पहली बार जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किसके समय हुआ था, दुर्लभ राज प्रथम के समय हुआ था। उसके बाद में अगले जो उत्तराधिकारी होंगे गुहक प्रथम, इनके बारे में जानकारी ये मिलती है कि प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय का सामंत हुआ करते थे ये, और जब नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर विजय प्राप्त की तो इन्होंने अपने सामंत गुहक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। और गुहक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है। और इस हर्षनाथ मंदिर में वासुदेव चौहान से लेकर जो सिंहराज नामक चौहान शासक हुए हैं वहां तक की उपलब्धियां या वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में आगे शासक बनेंगे चंद्रराज द्वितीय, कोई जानकारी विशेष नहीं। गुहक द्वितीय शासक बनेंगे तो इनके बारे में बात इतिहास में पता चलती है कि इन्होंने अपनी शक्ति, अपनी साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के राजा भोजराज के साथ में कर दिया था। और उसके बाद में आगे शासक आएंगे चंदनराज, इन्होंने दिल्ली के तोमर शासक को हराया और इनकी पत्नी नाम था रुद्राणी, आत्मप्रभा के नाम से भी जानी जाती है, योग्य क्रियाओं में निपुण थी और अपने इष्ट देव महादेव के सम्मुख प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। कहाँ पर, पुष्कर में। उसके बाद में अगले जो चंदन राज के बाद में अगले जो शासक होंगे वागपति राज प्रथम, विंध्यराज, सिंहराज। सिंहराज के बारे में ये बात पता चलती है कि इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण क्या करवाया, पूरा करवाया था। विग्रहराज द्वितीय अगले शासक होंगे, इनके बारे में जानकारी ये मिलती है कि प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक, प्रथम प्रतापी शासक भी माना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं प्रथम प्रतापी शासक किसको, विग्रहराज द्वितीय को। और इन्होंने चालुक्य मूलराज प्रथम को हराया और इस जीत की खुशी में इन्होंने भृगुकच्छ में आशापुरी देवी का मंदिर बनवाया था। उसके बाद में दुर्लभ राज द्वितीय शासक बनेंगे, कोई विशेष बात नहीं मिलती है। गोविंद तृतीय शासक मिलेंगे, जिनके बारे में जानकारी पृथ्वीराज विजय में जो ग्रंथ है उसमें मिलती है कि इन्होंने वेरीधृट नामक उपाधि धारण की थी। वागपति राज द्वितीय अगले उत्तराधिकारी होंगे और इनके बारे में जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के अंबा प्रसाद ने इन्हें युद्ध में मार दिया था। मेवाड़ के अंबा प्रसाद को युद्ध में मार दिया किसने, वागपति राज द्वितीय ने। और इनके शासनकाल में इनके पुत्र लक्ष्मण चौहान ने नाडोल शाखा क्या की थी, शुरू की थी। वीर्यराम कमजोर शासक हुए और इनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए इनके समय 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने चौहानों पर आक्रमण करके सांबर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन अगले उत्तराधिकारी चामुंडराज होंगे जो सांबर को पुनः प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद में दुर्लभ राज तृतीय शासक बने, इनके समय मलेच्छों का आक्रमण हुआ। विग्रहराज तृतीय अगले उत्तराधिकारी जिनको विसल के नाम से जाना गया, विसल की उपाधि थी इनके पास। अगले उत्तराधिकारी होंगे पृथ्वीराज प्रथम। 1105 ईस्वी की बात है, बगुली शाह के नेतृत्व में तुर्क सेना को पराजित किया और ये जानकारी राजशेखर के प्रबंध कोश में मिलती है। और 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि ये पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने के उद्देश्य से आए थे। और उसके बाद में अगले जो उत्तराधिकारी होंगे इनके विग्रहराज प्रथम के जो उत्तराधिकारी होंगे वो उत्तराधिकारी होंगे कौन, अजय राज। कौन होंगे,
अजयराज। हम पढ़ेंगे अब आगे अजयराज के बारे में। इनका शासनकाल 1113 से लेकर 1133। 1113 से 1133 अजयराज चौहान का शासनकाल होगा। और इसमें हमें सबसे पहले जो बात सामने आती है, जो बात पता चलती है, वो कौन सी अजयराज के बारे में। इन्होंने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की। क्या की? अजमेर नगर की स्थापना की। और अजमेर को अपनी क्या बनाया? राजधानी। तो सबसे पहले सांबर को अपनी राजधानी बनाया वासुदेव चौहान ने। और सांबर के बाद में जो अजमेर राजधानी बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? अजयराज चौहान। तो या आप विशेष रूप से बात ध्यान रखेंगे, अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक, अजमेर में चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? अजयराज। ठीक है, अजमेर नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी बना लिया। अजयराज के बारे में जानकारी मिलती है कि ये शैव मत का अनुयायी था। शैव मत का क्या था? अनुयायी, यानी शैव धर्म, भगवान शिव की आराधना करने वाला शासक था। और डॉक्टर दशरथ शर्मा इसके शासनकाल को चौहान साम्राज्य का निर्माणकारी काल मानते हैं। चौहान साम्राज्य का निर्माणकारी काल किस चौहान शासक का काल माना जाता है? तो अजयराज चौहान का। ठीक है, और डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है वो दूसरा प्रतापी शासक मानते हैं। पहला तो विग्रहराज द्वितीय को मानते हैं और दूसरा किसको मानते हैं? अजयराज चौहान को, दूसरा प्रतापी शासक। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान साम्राज्य का निर्माणकारी काल किस शासक का काल माना जाता है? अजयराज का काल। और डॉक्टर दशरथ शर्मा दूसरा प्रतापी शासक किसको मानते हैं? तो भी आप बताएंगे अजयराज। उसके बाद में आगे इनके बारे में जो बात आती है वो ये आती है कि इन्होंने 1113 में बीठली पहाड़ी पर गढ़ या दुर्ग बनाया और उसका नाम था अजयमेरु। क्या नाम था? अजयमेरु दुर्ग बनवाया। ठीक है, तो बीठली पहाड़ी पर गढ़ बनवाया, दुर्ग बनवाया, इस कारण इस अजयमेरु दुर्ग का नाम गढ़ बीठली भी माना जाता है। गढ़ बीठली, इसका नाम आपको पता है तारागढ़ भी माना जाता है। और अजयमेरु दुर्ग को आपको पता है बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। राजस्थान का क्या कहा है? जिब्राल्टर। एक जल संधि है जिब्राल्टर, उसके आधार पर राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? अजयमेरु दुर्ग को, जिसके अन्य नाम है गढ़ बीठली, तारागढ़। और 1113 में किसने बनवाया? अजयराज ने ही बनवाया था। ठीक है, आपको पता है अजयमेरु दुर्ग, इसकी जो विशाल बुर्ज हैं, विशाल बुर्जों के नाम क्या हैं? तो बुर्जों के नाम घूंघट, गोगड़ी, बांद्रा, इमली, ये इसकी बुर्जों के क्या हैं? नाम हैं। घूंघट, गोगड़ी, बांद्रा, इमली। ये तारागढ़ कह सकते हैं, अजयमेरु दुर्ग कह सकते हैं, गढ़ बीठली कह सकते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कह सकते हैं। इसकी विशाल बुर्जों के क्या हैं? नाम है। और इसमें जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे, मीरान शाह की दरगाह है, मीरान शाह,
इसके अलावा नानाजी का झालरा, इसके अलावा कुत्ते की मजार, ये सॉरी कुत्ते की नहीं, घोड़े की मजार, घोड़े की मजार, घोड़े की मजार। इसके अलावा पृथ्वीराज स्मारक, पृथ्वीराज का स्मारक तारागढ़ में है। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ मिलेगी, रूठी रानी, रूठी रानी उमादे की छतरी, रूठी रानी उमादे की छतरी। ये हमें किस दुर्ग से दर्शनीय स्थलों के रूप में प्राप्त होती हैं? ये सारी चीज़ें अजयमेरू दुर्ग से। तो ये बातें आपको आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद में अजयराज ने आगे जो बात आती है वो ये आती है कि इन्होंने अजमेर में एक टकसाल स्थापित करवाई, टकसाल स्थापित करवाई। किसने? अजयराज चौहान ने अजमेर में एक टकसाल स्थापित करवाई। और इस टकसाल में जो सिक्के बनते थे उन किस नाम से सिक्के चलाए? श्री अजय देव, अजय प्रिय, द्रुम्स, ये नामक क्या चलाए? सिक्के चलाए। ये भी ध्यान रखेंगे। और जो अपने सिक्के होते थे, इन सिक्कों पर अपनी रानी सोमलेखा या कह सकते हैं सोमल देवी का नाम अंकित करवाया। तो ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। अजमेर में एक टकसाल स्थापित करवाई और उसमें श्री अजय देव, अजय प्रिय और द्रुम्स नामक सिक्के चलाए। सिक्कों पर अपनी रानी सोमलेखा या सोमल देवी का नाम अंकित करवाया। उसके बाद में जो अजयराज चौहान के शासनकाल में कुछ प्रमुख विजय, अजयराज चौहान की कुछ प्रमुख विजय कौन कौन सी थी? प्रमुख विजय, तो प्रमुख विजय ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो इन्होंने विजय प्राप्त की उसके बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 1 पर ध्यान रखें आप, मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। मालवा के नरवर्मन को क्या किया? पराजित किया। किसने? अजयराज ने। और नरवर्मन का जो सेनापति था सुलहन, ऐसा कहा जाता है पृथ्वीराज विजय में इस बात की जानकारी मिलती है। सेनापति सुलहन को बंदी बनाकर, सुलहन को क्या बनाया? इसने बंदी बनाया और बंदी बनाकर घोड़े पर बांधकर कहाँ लाया? अजमेर लाया। ठीक है, ये जानकारी मिलती है कि मालवा के नरवर्मन को पराजित किया और उसके सेनापति सुलहन को बंदी बनाकर घोड़े की पीठ पर बांधकर उसको कहाँ लेकर आया? अजमेर लेकर आया। और इसके अलावा एक जानकारी और मिलती है पृथ्वीराज विजय में, वो कौन सी है? तुर्क शासक शहाबुद्दीन को हराया। ठीक है, इन दोनों बातों की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? पृथ्वीराज विजय से मिलती है। पृथ्वीराज विजय में इस बात की जानकारी मिलती है। और एक अनहिलवाड़ा के जो शासक थे मूलराज द्वितीय, उसको हराया। अनहिलवाड़ा के शासक मूलराज द्वितीय को क्या किया? हराया। किसने? अजयराज चौहान ने। उसके बाद में आगे जो जानकारी मिलती है हमें, ऐतिहासिक स्रोत है बिजोलिया शिलालेख। किसमें? बिजोलिया शिलालेख।
बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया शिलालेख में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अजयराज ने श्रीपंथ यानी कहा जाता है बयाना को, बयाना के चचिंग सिंघल और यशोराज को हराया। तो बिजोलिया शिलालेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि श्रीपंथ बयाना के चचिंग सिंघल को और यशोराज को किसने पराजित किया? अजयराज ने पराजित किया था। और उसके बाद में मिनहाज उस सिराज जो रचना है उसके अनुसार इस बात की जानकारी मिलती है कि गजनी के बहराम शाह ने जो आक्रमण किया था, आक्रमण को इसने क्या कर दिया? विफल कर दिया। गजनी के बहराम शाह ने जो आक्रमण किया था इसके ऊपर, इस आक्रमण को अजयराज ने क्या कर दिया? विफल कर दिया। इसकी जो जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो ये रचना है मिनहाज उस सिराज, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये कुछ प्रमुख बातें थी दोस्तों अजयराज चौहान के बारे में। और अपने 1130 ईस्वी में, कब की बात है? 1130 ईस्वी में अपने पुत्र राजपाट त्याग कर शासन, कह सकते हैं शासन पुत्र को सौंपकर पुष्कर में तपस्या करने हेतु चला गया। कौन? अजयराज। तो ये बातें आपको इनके बारे में ध्यान में रखनी होगी। एक बार पुनः मैं फटाफट इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको सभी बातें आसानी से समझ में आ जाए। पृथ्वीराज प्रथम का उत्तराधिकारी अजयराज चौहान हुआ। 1113 से 1133 इसका शासनकाल है। 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई। अजमेर में चौहान शाखा का संस्थापक कहलाया। अजयराज चौहान शैव मत का अनुयायी था। डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं कि चौहान साम्राज्य का निर्माणकारी काल रहा अजयराज का काल। दूसरा प्रतापी शासक डॉक्टर दशरथ शर्मा इनको मानते हैं। 1113 में बीठली पहाड़ी पर इन्होंने गढ़ या दुर्ग बनाया, अजयमेरु दुर्ग। इसके कई नाम हैं, गढ़ बीठली, तारागढ़। बिशप हेबर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर की संज्ञा दी है। जो अजयमेरु दुर्ग है इसकी बुर्जों के नाम है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली। इसमें अनेक दर्शनीय स्थल हैं। मीरान शाह की दरगाह है, नाना जी का झालरा, घोड़े की मजार। उसके बाद में पृथ्वीराज का स्मारक, रूठी रानी उमादे की छतरी। अजमेर में एक टकसाल स्थापित करवाई और उसमें श्री अजयदेव, अजय प्रिय, द्रुम्स नामक सिक्के चलाए। सिक्कों पर अपनी रानी सोमलेखा, सोमल देवी का नाम अंकित करवाया। उसके बाद में पृथ्वीराज की कुछ प्रमुख विजय हैं, उनमें आता है मालवा के नरवर्मन को हराया और उसके सेनापति सुलहन को बंदी बनाकर घोड़े की पीठ पर बांधकर उसको अजमेर लेकर आ गया। ठीक है। और तुर्क शासक शहाबुद्दीन को इसने क्या किया? पराजित किया। इन दोनों की जानकारी हमें पृथ्वीराज विजय में मिलती है। अनहिलवाड़ा के शासक मूलराज द्वितीय को हराया। बिजोलिया शिलालेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि श्रीपंथ बयाना के चचिंग सिंघल यशोराज को हराया। गजनी के शासक बैराम शाह के आक्रमण को विफल कर दिया। ये जानकारी मिनहाज उस सिराज में मिलती है। और 1130 ईस्वी में अपने शासन की बागडोर अपने पुत्र को सौंप दी और पुष्कर झील में या पुष्कर में तपस्या करने के लिए चला गया। तो दोस्तों हमने चौहान वंश के जो सांबर के प्रारंभिक चौहान थे उनके बारे में और अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक अजयराज के बारे में आज की क्लास में अध्ययन किया है। आज हम अपने दृष्टिकोण को यहीं तक सीमित रखते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।